बजाज फाइनेंस 50 पैसे, रिलायंस 26 रुपए, एयरटेल 19 रुपए और एचडीएफसी बैंक 2 रुपए के आसपास सन 2000 में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुए थे। और उस समय पे ये सारे के सारे स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स के नाम से जाने जाते थे और उस समय के इन्वेस्टर्स को भी इन कंपनीज के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। और होता भी तो कैसे, क्योंकि मार्केट कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का है और इसी के साथ साथ स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी अपरंपार है। लेकिन इन सबके बावजूद कुछ ऐसे इन्वेस्टर जरूर रहे होंगे जिन्होंने इन कंपनी के अंदर पोजीशन बिल्ड करी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे समय के बाद ही बेच करके भाग गए होंगे। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर वही गलतियां शेयर करूंगा। इसी के साथ साथ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, एनालाइज करूंगा जो कि इस समय पे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 100 रुपए से कम की कीमत पे बिक रहे हैं। देखो, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, एयरटेल और एचडीएफसी बैंक में रिटेल इन्वेस्टर ने कुछ गलतियां करी थी, उनको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली गलती कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल को सही से ना समझ पाना। और यह बहुत ही नॉर्मल गलती है, आज की मार्केट के अंदर भी हम हमेशा करते रहते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि एक स्टॉक XYZ नंबर पे मिल रहा है और ये तो यहां से XYZ% बढ़ गया, अब ये और कितना ही बढ़ पाएगा। और यही गलतियां उस समय पे भी रिटेल इन्वेस्टर ने करी होगी कि नहीं नहीं नहीं, ये कंपनी लार्ज कैप बनेगी, हो ही नहीं सकता। दूसरी गलती, बल्क बाय कर लेना। देखो, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप की जो कंपनीज होती हैं, ये 30-40% अप और 30-40% डाउन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकती हैं। क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी होती है तो वोलेटिलिटी और रिस्क हमेशा इन कंपनीज में ज्यादा होता है। इसी वजह से जब हम स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज की बात करते हैं तो बल्क बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से हो सकती है SIP फॉर्मेट, मतलब हर महीने की तारीख में थोड़े थोड़े जो एक्यूमुलेशन है वो हम कर सकते हैं। इससे हमें मेनली दो फायदे होते हैं। पहला फायदा कि अगर स्टॉक के अंदर क्रैश आ जाता है तो हमारा बहुत सारा पैसा उस कंपनी में नहीं लगा होता, तो इसी वजह से हम डाउन साइड एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा फायदा कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो नहीं चलती, काफी लंबे समय तक नहीं चलती, तो उस सिचुएशन के अंदर हम धीरे धीरे एग्रीगेट करते हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटी को भी टैप कर सकते हैं। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन, और ये चीज ना करने से कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपको पता भी नहीं है। आपने राकेश झुनझुनवाला और टाइटन की कहानी हमेशा सुनी होगी कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन को 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए पे खरीदा था और आज देखो टाइटन कहां से कहां आ गया है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में मोर देन 50-60 स्मॉल कैप कंपनीज थी जिनमें से एक टाइटन बनी। लेकिन जो राकेश झुनझुनवाला है उनकी टाइटन स्टोरी आज भी चलती है और ये स्टोरी आपको बहुत बेची जाती है। तो इस दुनिया में किसी को नहीं पता, इंक्लूडिंग प्रमोटर, कि आने वाले टाइम पे उसकी कंपनी टाइटन जैसा परफॉर्म करेगी या फिर यूनिटेक जैसे, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी थी, आज की डेट में उसका नाम भी नहीं सुनोगे, उसकी तरह मर जाएगी। फोर्थ, अंडर एस्टिमेट करना रिस्क को। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर ना आपका हार्ड एंड मनी लगा होता है और अगर इस सिचुएशन के अंदर आपने रिस्क को मैनेज नहीं करा तो आपका ओवरऑल पैसा वाइप्ड आउट हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको बिल्कुल मत भूलना। पांचवा है बाय ऑन डिप्स। देखो, जब भी हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करते हैं तो बाय ऑन डिप्स एक सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है जहां पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंट के बेसिस के ऊपर एक अनुमान लगाते हो कि हाँ, यहां पर एक सपोर्ट है, यहां पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। सो बाय ऑन डिप अगर आप नहीं कर रहे तो ये एक बड़ा रिस्क है। लॉन्ग टर्म के अंदर इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है और पहले के टाइम पे भी ज्यादातर लोग यही गलतियां करते थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्राइस देख करके इन्वेस्ट करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, आप बोलोगे रिलायंस, और उसका जो शेयर प्राइस है आज की डेट में वो 1300 के आसपास हमें दिखता है। लेकिन क्या ये सबसे महंगा शेयर है इंडियन स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं। इन टर्म्स ऑफ प्राइस MRF इंडिया का सबसे महंगा शेयर है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक प्राइस से एक्चुअली कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर कोई कंपनी स्प्लिट और बोनस बार बार लेकर के आती है तो जो उसका प्राइस है वो कम हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर मार्केट के अंदर बढ़ जाते हैं। इससे प्राइस तो कम दिखेगा लेकिन मार्केट कैप हो सकता है लार्ज कैप या फिर मेगा कैप हो। इसी तरीके से अगर कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर कम कर दे तो जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो हो सकता है 50,000 60,000 तक चला जाए, लेकिन क्या वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई या वो बहुत अच्छी कंपनी हो गई? नहीं। तो इसी वजह से स्टॉक प्राइस से एक्चुअली कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा करेगी, कंपनी क्या ग्रो कर पा रही है नहीं कर पा रही, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर या नीचे लाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। 2025 के बाद जब से ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट बना है ना, इंडिया के ऊपर काफी सारे खतरे मंडरा रहे हैं। जैसे कि कभी भी ट्रंप का टैरिफ आ जाता है, कभी ट्रंप कह देता है कि यूएस की कंपनी के ऊपर जो इंडिया टैक्स लगा रहा है उसको कम करो। अब ऐसी सिचुएशन से ना आईटी सेक्टर बड़ा परेशान है, इंडिया के डायमंड सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर ना बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर जो ट्रंप है ना, वो भी टैरिफ लगाने से पहले 4 बार सोचता है, वो है हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और इसी सेक्टर से हमारी पहली कंपनी आती है जिसका नाम है मॉरपेन। ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर है, डेवलपमेंट के अंदर है और मार्केटिंग करती है वाइड रेंज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम एपीआई भी कहते हैं। ये ब्रांडेड और जेनरिक फॉर्मूले के अंदर बेसिकली होम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। इनका जो बिजनेस सेगमेंट है, पहला है फार्मास्यूटिकल बिजनेस, दूसरा है एपीआई सेगमेंट, जिसको मिला करके इनके ओवरऑल रेवेन्यू बनते हैं। अगर हम इनके ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर 30%, एशिया में 26%, यूरोप में 21%, यूएसए में 16% इनका जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है ये बनता है। मतलब अगर यूएस टैरिफ लगा भी दे तो बाकी सारी जगह ये अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 5145 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का जो पी है वो 43.8 के आसपास दिखता है, आरओसी 8.05 और आरओई 6.2% के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो आप देख सकते हो जो टॉप लाइन है इसके अंदर हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बॉटम लाइन। जो बॉटम लाइन है अभी के लिए ये आपको इनकंसिस्टेंट देखने को मिलता है और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, वो है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे एक प्रेशर हमें देखने को मिलता है। अब रॉ मटेरियल कहां से आता है, इंडिया के जो एपीआई बनते हैं उसके रॉ मटेरियल नॉर्मली हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो चाइना अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा देता है तो यहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। मेडिकल डिवाइसेस जो कि ये बनाते हैं उसके भी जो कोर कंपोनेंट्स है ये इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो ये एक मेजर डिपेंडेंसी है जो कि इनके बिजनेस को थोड़ा बहुत हैम्पर करते हुए दिखती है टाइम टू टाइम। अगली जो कंपनी है हमारी सरकारी कंपनी है और अपने ही सेगमेंट में ये डोमिनेट करती है। इस कंपनी का नाम है एनएमडीसी लिमिटेड। ये कंपनी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में काम करती है आयरन ओर के, इसी के साथ साथ डायमंड प्रोडक्शन में भी है, सेल्स के अंदर भी मेनली काम करती है। अगर इसके ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो एनएमडीसी फुल्ली गवर्नमेंट ओन एंटिटी है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के। इनका जो बिजनेस सेगमेंट है उसके अंदर 85% आयरन ओर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ये जो कंपनी है ये लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर और 6th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है दुनिया के अंदर। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 75,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 10.1 है, आरओसी 27.6 और आरओई 23.4 के आसपास हमें देखने को मिलता है। 5 साल में जो मीडियन पी है वो 9.2 के आसपास हमें देखने को मिलता है। वहीं पे ईयर ऑन ईयर लेवल पे जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो हमें थोड़ी सी कंसिस्टेंट देखने को मिलती है। वहीं पे जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो भी हमें कंसिस्टेंट यहां पर देखने को मिलती है। अगर हम इनके सेल्स के नंबर की बात करें तो एवरेज जो इसका टॉप लाइन है वो 15% के आसपास हमें ग्रो होता हुआ दिखता है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 60% के आसपास उनकी होल्डिंग दिखती है और एफआईआईडीआई की भी एक डिसेंट होल्डिंग है। पब्लिक यहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव आपको देखने को नहीं मिलती। अब मैं बात करता हूं आपसे तीसरे इंडस्ट्री की और इसी इंडस्ट्री से मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो इंडिया के अंदर ना एक चीज चल रही है, इवन इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एक चीज चल रही है, वो है रेट कट। रेट कट क्या होता है, जहां पे आपके जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो रेट कट कर देते हैं जिससे जो बिजनेसेस होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प होती है। सपोज करो एक बिजनेस एक्स है, उसके पास आज की डेट में 4 फैक्ट्रियां हैं। वो चाहता है कि मुझे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोन चाहिए। अब लोन वो तब लेगा जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे। क्यों? क्योंकि सस्ते ब्याज दरों पे पैसा मिलता है कंपनियों को और जो कंपनियां होती हैं वो नए नए प्रोडक्शन लाइनअप खोलती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ग्रोथ काफी सारी आती है। इसी के साथ साथ जो नॉर्मल रिटेल आदमी होता है, मतलब आपके और मेरे जैसा इंडिविजुअल इंसान, उसको फोन खरीदना है, उसके लिए भी लोन की जरूरत पड़ती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो घर भी लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि ब्याज दरें सस्ती पड़ जाती हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर होता है ये काफी ज्यादा फलता फूलता है और इसी का उल्टा भी होता है। और इस सेक्टर को डिस्कस करना जरूरी इस वजह से भी है क्योंकि ये काफी अंडर वैल्यूड सेक्टर की कैटेगरी में आता है इस समय पे इंडिया में, क्योंकि जो टॉप टियर बैंक्स हैं उनके अंदर ग्रोथ है नहीं। तो पहली कंपनी है साउथ इंडियन बैंक, जो कि 1929 के अंदर बनी थी। ये मेनली एक प्राइवेट बैंक है केरला के अंदर
और इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ इंडिया में। और जो साउथ इंडियन बैंक है ये रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर है, पैरा बैंकिंग के अंदर है, और ये अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि डेट कार्ड के अंदर, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर भी काम करता है, जैसे कि ट्रेजरी और फॉरेक्स एक्सचेंज के अंदर भी। अगर हम इनके की रेशियोज की बात करें तो कैपिटल एक्विडिटी रेशियो 17.84 है, जो कि काफी बढ़िया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.86 के आसपास है। ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.67 के आसपास आ चुका है। नेट एनपीए 0.45 के आसपास आ चुका है, और जो कासा रेशियो है वो 31.84% के आसपास हमें देखने को मिलती है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। स्टॉक का पी 7.6। आरओ यहाँ पे देखने का ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है, यहाँ पे देखना होता है प्राइस टू बुक। तो जो करंटली प्राइस टू बुक है वो 1.01 का है, और रिटर्न ऑन एसेट 1.09 के आसपास है। अब प्राइस टू बुक हमें ये बताता है कि कंपनी कितनी एक्सपेंसिव है यहाँ। अगर हम इसकी वैल्यूएशंस की बात करें तो देखो इसका जो मीडियन वैल्यूएशन 6.6 के आसपास रहता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो रिसेंटली रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर लेवल पे जो टॉप लाइन है इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैंक्स के अंदर एनपीए, तो एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा है, और ये जो कंपनी है ये अपने नेट एनपीए को धीरे धीरे कम कर रही है और अपने ग्रॉस एनपीए पे भी मेनली काम कर रही है। अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी बिल्ड करी है, वहीं पे डीआईएस ने भी पोजीशन बिल्ड करी है, और रिटेल के पास से जो पोजीशन है वो थोड़ी हमें कम होते हुए दिखी है। इसी के अंदर हमारा अगली कंपनी भी आती है जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका मार्केट कैप 73,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी 32.6। यहाँ पे जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 1.51% का है। रिटर्न ऑन एसेट 0.44, मतलब एसेट क्वालिटी थोड़ी सी तो यहाँ पर खराब हमें देखने को मिल रही है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो कंपनी है ना ये 30-40% चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। ये एक पैटर्न है जो कि इसके अंदर हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे इसके टॉप लाइन की बात करें ईयर ऑन ईयर लेवल पे, तो यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, वहीं पे बॉटम लाइन में भी ग्रोथ दिख रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अगर हम एनपी की बात करें तो एनपी कम किए हैं, नेट एनपीए, वहीं पे जो ग्रॉस एनपी है उसके अंदर भी कटौती देखने को मिल रही है। रिसेंटली इस बैंक के अंदर एक इशू हमें देखने को मिलता है जहां पर ये हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ पैसे रखती है, लेकिन इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसको मिसमैनेज कर देते हैं, जिस वजह से ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। काफी बड़े बड़े अखबार भी इसको छापते हैं, जिस वजह से एक बड़ा करेक्शन हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि मैनेजमेंट रिस्क यहाँ पे निकल करके आ जाता है कि भाई किसके पास किस लेवल की एक्सेस है ये पता नहीं था। तो इसी वजह से एक मेजर करेक्शन हमें इस समय पे देखने को मिला, लेकिन वापस से इसके ऊपर जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। अगली कंपनी है हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका जो मार्केट कैप हो 62,000 करोड़ के आसपास है। अगर हम इसके प्राइस टू बुक की बात करें तो 1.76 और रिटर्न ऑन एसेट 1.76 के आसपास है। मतलब एक रीजनेबली वैल्यूड कंपनी हमें देखने को मिलती है, मतलब ना अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड है। अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो लगातार ग्रो होता हुआ हमें दिख रहा है, वहीं पे जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो ग्रॉस एनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसके अंदर भी कमी आई है, वहीं पे जो नेट एनपी है उसके अंदर भी धीरे धीरे करके ये इंप्रूव करते जा रहे हैं। यहां पर भी अगर हम एफआईआई डीआईएस की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 73% की होल्डिंग है। एफआईआई ने पोजीशन बिल्ड करी है, वहीं पे डीआईआई ने भी पोजीशन बिल्ड करी है, और जो पब्लिक है उसके हाथ से पोजीशन थोड़ी कम होते हुए हमें दिखी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे क्या रिस्क है, ऑब्वियसली कंसोलिडेशन में जा सकता है बिकॉज एक अच्छी खासी रैली आई है, लेकिन नेट नेट अगर आप देखोगे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से तो सही दिखती है अगर हम रिटर्न ऑन एसेट और प्राइस टू बुक को कंपेयर करें तब। अगली कंपनी है आरबीएल बैंक। ये कंपनी भी काफी ज्यादा करेक्शन के अंदर चली गई थी बिकॉज इनके एसेट क्वालिटी खराब हो गई थी। अगर हम अभी मार्केट कैप की बात करें तो 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर जो प्राइस टू बुक है वो 1.43 और रिटर्न ऑन एसेट 0.5 के आसपास है। तो अगर आप क्वालिटी ऑफ एसेट की बात करोगे तो यहाँ पे वो थोड़ी सी कम हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके टॉप लाइन की तो टॉप लाइन ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो होता हुआ दिख रहा है, बॉटम लाइन भी ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो होता हुआ दिखा है। 2022 के बाद एक टर्न अराउंड टाइप की कंपनी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए तो ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं, वहीं पे जो नेट एनपीए है नेट एनपीए भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पर कम होते हुए दिखे हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जिनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। आज की डेट के अंदर 100 रुपीज के प्राइस के नीचे मिल रहा है, जैसे मैंने बताया इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ है वो हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ एफआईआई और जो डीआईआईज है वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना,
कोई चीज कितनी ऊपर जाएगी, कोई चीज कितनी नीचे जाएगी, किसी को नहीं पता होता। जो प्राइस होता है ये रियल में कंपनी कैसी है उसको डिटरमाइन नहीं करता, राइट। लेकिन आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि कोई चीज कितनी ऊपर जाएगी इसको लेकर के कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार बहुत ज्यादा चल गया, क्या ये इससे ऊपर जा सकता है, ये किसी को भी नहीं पता। अगर आप बजाज फाइनेंस को देखोगे, उसकी स्टोरी समझोगे तो भी नहीं आपको समझ आएगा, और एचडीएफसी को देखोगे तो भी समझ नहीं आएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट और बता दूं, और ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। देखो, हमने एचडीएफसी की कहानी सुनी, कोटक महिंद्रा की सुनी, हमने अलग अलग स्टॉक्स की सुनी, लेकिन इसी के साथ साथ हमें दूसरी तरफ भी देखना चाहिए, सिर्फ एक साइड की कहानी नहीं देखनी चाहिए। जैसे कि आपने येस बैंक भी देखा होगा, एक टाइम पे बहुत बड़ा बैंक हो गया था, लेकिन आज की डेट के अंदर कोलैप्स हो गया। आपने भारतीय एयरटेल को तो जान लिया कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपको वोडाफोन और आइडिया भी देखना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट क्रैश हो गई, 80-90% पूरी की पूरी तरीके से एरोड हो चुकी है। तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप काफी ज्यादा रिस्की होती है, तो अपना रिस्क समझना, एनालाइज करना, समझना, तो सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट कर लेना, इससे आपको शायद और हेल्प मिल जाएगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।